मीज़ान एनर्जी फंड, इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं कि इसे 86% का प्रॉफिट दिया। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब हो क्यों रहा है? और वो फंड जो 2017 में बना, उसने पहले कभी इतना प्रॉफिट नहीं दिया, तो अब अचानक इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अनाउंस हो गया? तो जैसे कि मैं अपनी ऑलमोस्ट तमाम वीडियोज़ में आपको एक ही बात पर ज़ोर डालता हूँ कि कोई भी मार्केट में न्यूज़ आए, चाहे बुरी हो या अच्छी, आपने पहले उसको वेरीफाई करना है, फिर अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है। कि आपने सुनी सुनाई बातों पर तो अमल बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर बैड न्यूज़ है तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड से निकाल दें। अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है तो आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट डाल दें। जैसे कि 86% की बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अचानक बिला वजह ही इसको स्टडी किए बगैर कि 86% इंक्रीज हुआ क्यों, पहले तो कभी नहीं हुआ, तो आप इसको जांचे बगैर उस फंड में पैसे डालना स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में मैं 86% प्रॉफिट की हकीकत बताऊंगा और इसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत क्यों है ये भी दिखाता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले ये सेक्टर फंड जो है मीज़ान का एनर्जी फंड, इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इसलिए क्योंकि हम जो आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा 86% प्रॉफिट की हकीकत, उसमें आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मीज़ान एनर्जी फंड जो है, इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसने दिया था कि जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसके लिए, कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करें। तो ये आपका जो है इक्विटी फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एनर्जी सेक्टर में है, मीन के स्टॉक मार्केट में। तो ये इंडस्ट्रियल जो है सेगमेंट है, ये एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स जो बताते हैं कि आप 100% मतलब सेक्टर है ये पार्टिसिपेशन है कि आप मतलब 100% इसमें से मतलब इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है इसमें। तो इसी तरह आगे इन्होंने जो बेनिफिट्स बताए हुए हैं, आगे बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, के मतलब जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है ये बेनिफिट उस पर भी आती है कि एक्सपेक्टेड प्राइस जो हैं, आगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स, ये सब साथ जो हैं इसके ये बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स को भी फ़िलहाल हम क्योंकि हम नहीं देखेंगे, तो मैं आपको एक जो मेन चीज़ पर लाता हूँ। तो यहाँ पर है चूज़ दिस फंड इफ़ यू आर सीकिंग, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के मीन आप लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रॉफिट चाहते हैं आप उसके में आएँ। और सेकंड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, हाई रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिस्क जो फंड है ये, और इसमें हाई रिस्क जैसे भी होगा आपको उतना ज़्यादा पोटेंशियल, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये कहीं भी हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, म्यूचुअल फंड, जहाँ हाई रिस्क होगा वहाँ पर हाई प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट ये हाई रिस्क को ध्यान में रख के फिर आगे हम ये चलते हैं। तो ये फंड फैक्ट्स जो है ये ओपन एंडेड फंड है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी पैसे डाल सकते हैं। देन जो फंड कैटेगरी है वो है इक्विटी फंड के, मतलब स्टॉक मार्केट का सेक्टर को, स्टॉक मार्केट जो कुछ सेक्टर्स हैं उनमें ये इन्वेस्ट करती है। और ये बनी देखें 2016 में, 29 नवंबर 2016 में बनी, जो कि 2017 का स्टार्ट ही बन जाता है। तो 2017 में 16 में लॉन्च हुई, 2017 से इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो इसका जो फंड का साइज़ है अब तक 1.03 बिलियन रहा। और इसके जो बेंचमार्क मतलब कि ये KSE 30 जो कि मतलब इंडेक्सेस होते हैं स्टॉक मार्केट, ये KSE 30 इंडेक्स में जो मतलब वर्क करती है। और ये रिस्क प्रोफाइल मतलब हाई है, तो मैं हाई रिस्क तो बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये है इसकी म्यूचुअल फंड की जो प्रोफाइल। आगे मतलब ट्रस्टी वगैरह जो है और ये जो उसका मैनेजमेंट फ़ी वगैरह ये आपकी स्टार्टिंग पे ही डिडक्ट होती है तकरीबन तमाम म्यूचुअल फंड्स की। तो ये CDC वगैरह कंपनीज़ जो हैं इनके ट्रस्टी हैं। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मतलब लिस्ट होते हैं कि वहाँ से पैसे कमाते हैं। वो जो फंड मैनेजर इसका अहमद हसन जो भी हैं। आगे यहाँ पर जो इसका स्टेटस है वो AM1 मतलब वो जो VPR के थ्रू जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई उस पर आपको सारी की सारी मतलब टॉप जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं म्यूचुअल फंड्स की उसकी लिस्ट दी। तो उसकी रेटिंग में AM1 इसकी मीज़ान म्यूचुअल फंड की रेटिंग है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको इसके अब पे आउट्स पर ले चलता हूँ। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये एक चीज़ समझने वाली है कि 2016 में देखें, 2016 में बना था, 2017 से इसका प्रॉफिट स्टार्ट हुआ। अगर 2017 में आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो आपको उस 2017 में जो प्रॉफिट मिला वो 6.90 मतलब कि एक साल में आपको 1 लाख के पीछे 6,900 मतलब कि 7,000 प्रॉफिट मिला। तो ये 7,000 एक साल का प्रॉफिट। देन 2018 में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला बल्कि आप लॉस में गए, वो भी 0.90%। और 2019 में सोने पे सुहागा कि वो 33% आप लॉस में चले गए। और 2020 में तो उम्मीदें ही जैसे टूट नहीं जाती, तो 10% अगेन लॉस। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने 1 लाख लगाया वो भी नहीं बचा, कि उसमें से भी लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि आप तकरीबन यहाँ पर अगर लॉस को काउंट करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 to 65,000 रह गई होगी। ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट होना तो दूर की बात।
तो 2022 में 2021 में 14% प्रॉफिट हुआ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी इंक्रीज़ हुई, लेकिन उसकी कसर अगेन 2022 और 23 ने निकाल दी। तो ये मतलब हिस्ट्री इस तरह की चल रही थी। तो आखिर 2024 में 86.79% ये प्रॉफिट आया कैसे? अब ये है आपके पास मीज़ान एनर्जी फंड के मैनेजर की रिपोर्ट। अब असल हकीकत यहाँ से पता चलेगी कि ये 86% के पीछे चल क्या रहा है, कि इस फंड में आखिर हो क्या रहा है, कि ये मतलब कौन सी दाल पक रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फंड का प्रीव्यू या पोर्टफोलियो स्टेटस या फीचर्स, इसके बेनिफिट्स वगैरह, फंड डिटेल वगैरह, ये तो हमने ऑलरेडी पीछे देख ली। तो यहाँ पर ये फंड डिटेल के साथ साथ हम बाकी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, फंड नेट एसेट्स जो है वो कंपनी के जो भी हम इनको देखते हैं कि ये 1.03 बिलियन जो भी इनके वो थे, इनका जो फंड का साइज था। अब यहाँ पर ये आते हैं टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स। बेसिकली असल जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग अगर किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें गोल्ड के, तो आपको उस गोल्ड की मार्केट को लाजमी देखना चाहिए कि गोल्ड की मार्केट की का बिहेवियर क्या है। उस गोल्ड की मार्केट में जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट आगे पैसे करेगी कहाँ। तो यहाँ पर आते हैं। तो ये जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड का, एनर्जी फंड का जो म्यूचुअल फंड है मीज़ान बैंक का, इन्होंने टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स जो स्टॉक मार्केट में थी, वो सबसे आती है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। अगर आपका कोई थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में लिंक या थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट है तो आपको अभी ही समझ आ जाएगी। तो मतलब ये नाम से समझ आ जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, जो कि एक साल में इन्होंने, इनके पास 17.27% इसने इन्वेस्ट किया है मारी पेट्रोलियम में। अब इनकी जो अमाउंट है 17.27%, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अब वो क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो ऑटोमेटिकली फ़ंड के में जो परफॉर्मेंस थी फ़ंड की वो भी इंक्रीज़ होनी थी। अब मसला यहाँ पे ये था, ये जो मारी पेट्रोलियम कंपनी है, पिछले सालों में इसकी जो प्राइस थी वो नॉर्मल चलती आ रही थी और ये नॉर्मल डिविडेंड देती थी। अब यहाँ पर इसने मार्केट में 800% बोनस और 130 रुपीज़ पर शेयर इसने डिविडेंड अनाउंस किया। मतलब कि एक ह्यूज इसने पे आउट दिया, जिसकी बिहाफ ये जो कैश फंड है इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई, जो कि 86% इन्होंने जो प्रॉफिट है वो दिया। अब यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि यहाँ पर ये मारी पेट्रोलियम ने जो प्रॉफिट दिया, इसके बाद ये प्रॉफिट नहीं देगी। बेसिकली अब इन्होंने ये प्रॉफिट दिया और जो परफॉर्मेंस की जो फंड की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हुई। जब इसने डिविडेंड या बोनस शेयर नहीं अनाउंस किए तब ये लॉस में जा रहा था जो म्यूचुअल फंड है इसका, एनर्जी फंड का। अब यहाँ पर एक ही चीज़ नहीं, तो इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, इन्हें प्रॉफिट होगा। देन ये मारी पेट्रोलियम अगेन आपको नॉर्मल डिविडेंड देगी, बोनस शेयर अनाउंस नहीं करेगी, क्योंकि ये मारी पेट्रोलियम ने अपने पास जो रिजर्व्स पैसे पड़े हुए थे उसी में से ही दिया। इसने एग्जैक्ट मतलब इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसमें के पास जो पड़े हुए थे जो बोनस शेयर्स जो इनके रिजर्व होते हैं कंपनीज़ के, कंपनी ने उन्हीं में से ही शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट अनाउंस किया। तो ये एक जो चीज़ थी वो गलत थी। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता, तब कंपनी प्रॉफिट देती। उस अपने रेवेन्यू में से निकाल के, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें से निकाल के अगर वो कंपनी प्रॉफिट देती तो समझ आती कि कंपनी बहुत हाई परफॉर्मेंस पर जा रही है। ये कंपनी मारी पेट्रोलियम ये नॉर्मल ही चल रही है और थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि जितना इसने अच्छा पे आउट दिया और उस पर आपको इस जो एनर्जी फंड है इसमें आपको प्रॉफिट मिला। अब सेकंड नंबर पर जो दूसरी चीज़ है वो है OGDC, मीन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 16.39%। तो यहाँ पर बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूँ, ये ऑयल एंड गैस कंपनी का खुद का कोई प्रॉफिट ऐसा चाहता नहीं है जो कि वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे। तो इसी तरह ही ये जो फंड ने पैसे लगाए हुए हैं तो उसको भी ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता। अब ये प्रॉफिट देती कहाँ से है? ये ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के पास 20% शेयर्स हैं मारी पेट्रोलियम के। तो मारी पेट्रोलियम से जो डिविडेंड OGDC को आता है, OGDC अगेन अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देती है, तो उस फंड के थ्रू आपको आता है। तो देखिए एक ही प्रॉफिट कितनी जगह पे होके देन आपके पास आता है तो कितना डिवाइड हो जाता है वो। देन आपके पास 86% का प्रॉफिट मिला। अगर आप यहाँ सोचें कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपका प्रॉफिट कहाँ तक होता। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब जो बात आती है कि OGDC भी वो भी ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली, कि उसके पास 20% शेयर है, उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा, वो प्रॉफिट्स आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब आगे नेक्स्ट जो आ जाती हैं हब पावर कंपनी, ये जो आगे पाकिस्तान ऑयल स्टेट और अटक रिफाइनरी, यहाँ पे कुछ जो कंपनीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो कि मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ, वो है अटक पेट्रोलियम या अटक रिफाइनरी, ये अच्छी हैं। लेकिन किया इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करना इस म्यूचुअल फंड का मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है इसमें, कि मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्यों इन्वेस्ट किया, कि इतने मतलब एक्सपीरियंस मैनेजर होकर। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं।
अब यहाँ पर ये सेक्टर एलोकेशन वगैरह इन्होंने बता दी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 49.363%, ऑयल एंड गैस में 21%, उसी तरह पावर जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में 16.22%। पावर जनरेशन का थोड़ी सी हकीकत बताता चलूँ आपको। पावर जनरेशन में इन्होंने यहाँ तो बताया कि इन्होंने किस में इन्वेस्ट किया। पावर जनरेशन में जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़ आ रही हैं कि यहाँ पर लाइसेंसेस कैंसिल होने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनकी, जो कि IPs का इशू बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो पावर जनरेशन में 16.22% इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 2 से 3 कंपनियों की भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल होते हैं तो आपका प्रॉफिट जो 86% है उसी तरह ही नेक्स्ट ईयर में रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचकर तो ये फंड में इसीलिए मैं इन्वेस्ट जो 86% है वो इस वजह से इंक्रीज़ हुआ। तो जो आगे स्टॉक मार्केट में ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं देगी कि इतना ज़्यादा इकट्ठा प्रॉफिट, वो भी 8-10 साल बाद देगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट 8-10 साल बाद आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से मिले देन अच्छा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इतना प्रॉफिट हासिल करना चाहें तो वो जितने हाथों से आएगा उतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगेगा। इसलिए आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स हो और वो नॉर्मल ही आपको प्रॉफिट देते हैं, जैसे कि मंथली बेसिस पर आपको प्रॉफिट आता हो, डेली बेसिस पर, जैसे कि पेंशन फंड्स हो गए कि आपको डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट तो आता है, लेकिन वो फिक्स होता है कि मतलब टोटली फिक्स नहीं, वो बल्कि इस्लामी शरिया कंप्लाइन होता है कि आपको इस्लामिक तौर पे 18%, 19%, 20% प्रॉफिट आ जाता है। अगर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें पिछले 8 सालों का तो ये आपका तकरीबन 8 से 9% ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, मैक्सिमम 10-11% बन जाएगा। तो इस हाई रिस्क मतलब हाई प्रॉफिट के चक्कर में हाई रिस्क सेलेक्ट करना म्यूचुअल फंड में मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको पता चला कि 86% प्रॉफिट की हकीकत क्या है? यहाँ पर इन कंपनीज़ ने स्टॉक मार्केट में जिनके इन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं, जिनमें इन्वेस्ट किया है, उन्होंने प्रॉफिट दिया, देन इन म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट मिला। अदरवाइज़ पिछले सालों में कोई प्रॉफिट नहीं मिला, इतना अच्छा खासा कोई प्रॉफिट नहीं था जितना कि अब मिला। तो ये इस साल में इन कंपनीज ने प्रॉफिट दे दिया, OGDC को भी लग गया, हमारी पेट्रोलियम से भी इनको ज़्यादा प्रॉफिट आ गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ये स्टॉक मार्केट में बाकी कंपनीज़ ये जो जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी रेगुलर ही चलती हैं, तो ये फ़ंड भी अपनी रेगुलर बेसिस पर आ जाएगा। तो एक मंथ में 86% प्रॉफिट देखकर एक ईयर में आप इसमें बिल्कुल भी जल्दी इन्वेस्ट ना करें। आप इसको प्रॉपरली एनालाइज़ करें। तो मैं और मेरी अगर ओपिनियन, मेरी रिकमेंडेशन देखें तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसकी कंप्लीट हिस्ट्री देखकर कि इसमें कोई इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं था। तो आप बिल्कुल भी इस फंड में इन्वेस्ट ना करें, इसके बजाय आप डेली बेसिस या मंथली जो प्लान्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें या पेंशन फंड हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक प्रॉपर जो प्रॉफिट मिलता रहे। तो मंथली प्लान्स या पेंशन प्लान या इसी तरह जो डेली बेसिस प्लान है वो उन कौन से प्लान हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनकी वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। आप उनसे देखकर अपनी हेल्प हासिल कर सकते हैं कि आप किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप और भी कोई हेल्प चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कमेंट करें, या कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस वीडियो का टाइटल इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए वो वीडियो बनाई जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप सारी की सारी जो अपडेट्स हैं उसके साथ अपडेट रहें, आप उसके साथ रेगुलर रहें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसके साथ बिल्कुल सिंसियर रहें, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो सेविंग्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए।